नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है आपका मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा और मानवाधिकार आयोग। तो आज की जो विषय सूची है उसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं उसको देख लेते हैं। भाग एक में आप मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग पढ़ेंगे। इनका स्थापना, संवैधानिक आधार, संगठन और संरचना, नियुक्ति और कार्यकाल, शक्तियां और महत्वपूर्ण सीमाएं, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर। परिचय और स्थापना। स्थापना इसकी होती है 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पेरिस में अपनाए गए एक प्रस्ताव के द्वारा। महत्व क्या है? ये मानव इतिहास का एक मील का पत्थर और दस्तावेज है। इसे 48 देशों का समर्थन प्राप्त था। मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं। प्रकृति क्या है? ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है बल्कि राज्यों के लिए एक नैतिक मार्गदर्शन प्राप्त करता है। अनुवाद 500 से अधिक भाषाओं में अनुवादित है। यह विश्व का सबसे अधिक अनुवादित दस्तावेज है। भारतीय योगदान क्या है? भारतीय प्रतिनिधि हंसा मेहता ने सभी पुरुष की जगह सभी मनुष्य शब्द के उपयोग का सुझाव दिया, जो लैंगिक समानता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं इसमें। अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं और गरिमा व अधिकारों में समान होते हैं। अनुच्छेद 2 कहता है कि बिना किसी भेदभाव जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म आदि के अधिकार। अनुच्छेद 3 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है, जो आपका संविधान में अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 20 है। ये सब क्या है? ये इसी के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 18 विचार, अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता, जो आपके अनुच्छेद 26 और 27 है। अनुच्छेद 19 विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी आपका अनुच्छेद 19 में आ जाता है। अनुच्छेद 21 लोकतंत्र में भागीदारी का अधिकार, ये आपकी जो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा हुई थी उसके बनाए गए अनुच्छेद हैं। 29 में से ये कुछ महत्वपूर्ण थे। अब देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी। बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, आपकी परीक्षा में आ सकता है यहाँ से प्रश्न। स्थापना और संवैधानिक आधार क्या है इसके? स्थापना होती है 12 अक्टूबर 1993 को। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसको स्थापित किया जाता है। कब? 12 अक्टूबर 1993 को। यह एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, तो ये याद रखिएगा, क्योंकि इसका एक कानून के द्वारा स्थापित किया गया है इसलिए ये वैधानिक निकाय है, लेकिन संविधान में इसका जिक्र नहीं है तो यह संवैधानिक नहीं है। आधार क्या है? इसकी स्थापना पेरिस सिद्धांत 1991 के अनुपालन में की गई थी, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के लिए दिशा निर्देश देती है। अब हम बात करेंगे इसकी संगठन और संरचना की। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है तो इसमें 6 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है जो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो सकते हैं। पहले सिर्फ मुख्य न्यायाधीश होता था, अब सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश अध्यक्ष बन सकता है 2019 के संशोधन के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एक, उच्च न्यायालय के सेवारत और सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एक, और मानवाधिकार मामलों के जानकार विशेषज्ञ 3, जिनमें एक कम से कम महिला होना अनिवार्य है। पदेन 7 सदस्य होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और महिला और पिछड़ा वर्ग, बाल संरक्षण, अधिकार संरक्षण आयोगों के अध्यक्ष और दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त। तो इतनी चीजें यहां पर होती हैं इस आयोग की संगठन में। नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर करता है, किसके चयन पर करता है? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश से करता है। कार्यकाल क्या है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। पुनर्नियुक्ति क्या होती है? सदस्य पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है। हटाना केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। शक्तियां और महत्वपूर्ण सीमाएं क्या है? मुख्य कार्य क्या है? मानवाधिकार उल्लंघन की जांच, जेलों का निरीक्षण, न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप और मानवाधिकार शिक्षा व जागरूकता का प्रसार करना। जांच शक्ति, यह दीवानी न्यायालय की शक्तियों का उपयोग कर सकता है। समय सीमा, यह केवल 1 वर्ष से अधिक पुराने मामलों को नहीं देख सकता। सशस्त्र बलों से संबंधित मामले सीधी जांच नहीं कर सकता है, बल्कि केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगता है। तो जो सशस्त्र बल है, हमारे आर्मी है, उसकी सीधी जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं कर सकता, लेकिन केंद्र सरकार से उससे रिलेटेड रिपोर्ट मांग सकता है। प्रकृति क्या है इसकी? तो इसकी शक्तियां केवल सलाहकारी हैं, यानी कि एक एडवाइजरी कमीशन है। ये कोई दंड नहीं निर्धारित कर सकता है,
यह सरकार को सिफारिशें भेज सकता है, उन्हें मानना बाध्यकारी नहीं है। अब हम बात करेंगे एक अन्य महत्वपूर्ण आयोग की, जो है उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग, यूपीएसएचआरसी। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1996 को हुई थी, लेकिन इसका औपचारिक गठन 7 अक्टूबर 2002 को हुआ। संगठन और संरचना: सदस्यता: एक 3 सदस्यीय निकाय है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं। दूसरा, एक न्यायिक सदस्य उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या 7 साल के अनुभव वाले जिला न्यायाधीश और एक मानवाधिकार विशेषज्ञ। नियुक्ति और कार्यकाल की अगर बात करें तो नियुक्तिकर्ता राज्य का राज्यपाल होता है। चयन समिति कौन होती है? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति द्वारा। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष तक की आयु, जो भी पहले हो। हटाना: सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करते हैं, लेकिन उन्हें केवल भारत के राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो आपका मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर, में 30 अनुच्छेद हैं और यह विश्व का सबसे अधिक अनुवादित दस्तावेज है। एनएचआरसी और यूपीएसआरसी दोनों वैधानिक निकाय हैं, यानी कि इन्हें कानूनों द्वारा स्थापित किया गया है। दोनों आयोगों के लिए एक जांच की समय सीमा 1 वर्ष है, यानी कि 1 वर्ष के पुराने तक के ही वो देख सकते हैं, उससे पुराने नहीं देख सकते हैं। दोनों आयोगों की शक्तियां केवल सलाहकारी हैं। एनएचआरसी में कम से कम एक महिला का सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन यूपीएसआरसी में, यानी कि स्टेट की कोई भी एचआरसी है, उसमें यह होना अनिवार्य नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, आपने एक एक चीज देखी होगी और समझी होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है आपके एग्जाम में यहां से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।